आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, वो एक बार अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को संबोधित कर रहे थे, औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर। उन्होंने कहा कि हम ग्रोथ को, तरक्की को, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जहां पर विकास की बड़े मूल ढांचे की बात की जाती है, इसलिए नहीं हासिल कर पा रहे हैं क्योंकि जो अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, वो सीवीसी और सीबीआई के डर से फाइलों पर साइन करने के लिए नहीं तैयार है। ये मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के तौर पर कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी को संबोधित करते हुए कहा था। बड़ा गंभीर चार्ज लगा। अंग्रेजी का एक फ्रेज है, जुमला है जो आपने सुना, पॉलिसी पैरालिसिस, यानी कि नीतियों से जुड़े फैसले मनमोहन सिंह सरकार के आखिरी 1.5 साल में नहीं हो रहे थे। फिर आए नरेंद्र मोदी। कहा साहब नरेंद्र मोदी की एक बड़ी ताकत है, और ये उनके गुजरात के तजुर्बे और गुजरात के मॉडल को रखते वक्त कहा गया कि वो कर्मठ हैं, सरकार चलाना जानते हैं और अफसरों से काम करवाना जानते हैं। यही कहा गया ना, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं। अब ये दो बड़ा फर्क है। मनमोहन सिंह अब देश के प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं। मैं आज सुन रहा था कि वो जापान में क्या कह रहे थे। एक लाइन मैंने सुनी और मैंने आज तय किया कि इस पर कार्यक्रम करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, भारत की तरफ आकर्षित करने के लिए, उन्होंने कहा कि अब भारत में आपको रेड टेप नहीं मिलेगा, रेड कारपेट मिलेगी। रेड टेप क्या होता है? यानी कि फाइलें जो सरकारी उठापटक में, ब्यूरोक्रेटिक तरीकों में, बाबूगिरी की अजीब अजीब रहस्यमय हरकतों में फंस जाती हैं, उसके ऊपर प्रेशर होता है, लॉबिंग होती है, उसके अंदर से भ्रष्टाचार की कहानियां आती हैं और सरल काम मुश्किल नजर आने लगता है। इस बात को मैं परिभाषित करूंगा रेड टेपिज्म से। रेड कारपेट क्या होता है कि साहब आपके लिए लाल कालीन बिछी हुई है, आप अपना प्रस्ताव लेकर आए, कोई ये सरकारी और अफसरी उठापटक नहीं होगी, कोई पेचीदगियां नहीं होंगी। अगर आपका प्रपोजल सही लगेगा सरकार को तो उसको पारदर्शिता के साथ एक्सेप्ट किया जाएगा और आप आगे काम कर सकते हैं। अब मेरा प्रश्न, इसलिए यह बड़ा जरूरी है कि किसी सफल प्रधानमंत्री के लिए कि उसके साथ अफसरशाही उसके हिसाब से चले। हिसाब से चलने का मतलब नियंत्रण नहीं होता, हिसाब से मतलब हो सकता है कि साथ साथ चले। अब सबसे पहले आपको यह सुनाता हूं कि मोदी साहब ने आते ही जो थोड़ा सा भय पैदा किया, उसमें क्या क्या पॉइंट है। उसके बाद बहुत जानकार लोगों का पैनल है, सब ब्यूरोक्रेसी की और सरकार के कामकाज की बारीकियां जो होती है, नुआंसेस, उसको समझते हैं। अब सबसे पहले आपको बताओ, उनका सब अपने घर से शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका घर दुरुस्त है तो उसका मतलब आपकी सोच दुरुस्त है। उन्होंने पहली बात कही कि मंत्रियों के निजी स्टाफ की नियुक्ति एसीसी को उसकी मंजूरी जरूरी है, यानी कि जो कमिटी है अपॉइंटमेंट्स की कैबिनेट को, अगर आपको निजी स्टाफ भी रखना है उसकी जरूरी है। मनपसंद अफसर के लिए एक विधेयक होना जरूरी है। हाँ, ये भी इसमें साथ में ऐड कर दूं कि निजी सचिव, आपको प्राइवेट सेक्रेटरी भी रखना है तो भी एसीसी की मंजूरी जरूरी है। यानी कि पुराना जो नेतागिरी का सिस्टम है कि वे अपने खास लोगों को एसडी लगा लिया, ये सब नहीं, ये सब बंद मोदी के कामकाज में। पिछली एनडीए सरकार में कुछ मंत्रियों को लेकर विवाद हुआ था, ये बात भी सही है, और उन्होंने किस तरह से लोगों को रखा था। कुछ मंत्रियों ने अपने बच्चों को ओएसडी रख लिया था। अब एक बड़ी कहानी है 13 दिन की वाजपेयी सरकार की, वो कभी और सुनाऊंगा आपको कि उसमें कौन ओएसडी नियुक्त हो गए थे। इसके बाद एक बड़ा विवाद तब आया जब नृपेंद्र मिश्रा को प्रमुख सचिव बनाना चाहती थी सरकार। उसके बाद एक अध्यादेश लाई और अध्यादेश दोनों सदनों से पास हुआ। उसके बाद एक जो है कंट्रोवर्सी, एक विवाद आ गया। उसके डिटेल्स में भी मैं नहीं जा रहा हूं।
थोड़ा सा मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि 2006 से लेकर 2009 तक टीआरए के अध्यक्ष थे नृपेंद्र मिश्रा, और वहां से जो तथाकथित क्लियरेंसेज होती हैं उसमें समस्या थी। तो अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बनाने में समस्या आ गई। जल्द फैसलों के लिए जीओएम ईजीओएम भंग किए गए और प्रधानमंत्री ने 9 ईजीओएम भंग कर दिए। तो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जो पूरा यूपीए का कॉन्सेप्ट था, उसको भंग कर दिया गया और कहा गया कि इससे फैसले ज्यादा जल्दी होंगे। अब ये सारे जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे, इनके अंदर काम कौन करते थे या इनके तहत काम कौन करते थे? अफसरशाह, ब्यूरोक्रेसी। तो ये जल्दी फैसले लेने की बात है। सरकार ने मंत्रालयों को सर्कुलर भेजा। सरकारी कर्मचारी जो हैं वो वक्त पर दफ्तर आए, 9 बजे दफ्तर आए और शाम 5:30 बजे तक दफ्तर में रहे। तो ये हुआ। आपने कई मंत्रियों की फोटो भी देखी कि वो चले गए अपने मंत्रालय में निरीक्षण करने, पता लगा सुबह के 9 बज रहे हैं या 9:30 बज रहे हैं, आधा स्टाफ आया ही नहीं। तो ये सब कहा गया। उप निदेशक रैंक के अधिकारी जो है वो निरीक्षण करे और पता करे कि बाकी लोग समय पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो अब ये सारी बातें जो नरेंद्र मोदी साहब जापान में कह रहे हैं कि आप आइए, आपको रेड कारपेट मिलेगा, रेड टेप नहीं, ये सारा उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के सामने रखा है। 100 दिन सरकार के पूरे हुए हैं। मेरा यह भी मानना है कि 100 दिन में आप किसी सरकार के कामकाज का बड़ा आकलन नहीं करिए, वो किस दिशा में जा रही है उसका आकलन करिए, लेकिन अफसरशाही और पॉलिटिकल क्लास के बीच का जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो बहुत जरूरी है। क्या मोदी वाकई रेड कारपेट बिछा पाएंगे या अभी मोदी को यह सफर तय करने के लिए बहुत वक्त लगेगा? मेरे साथ पुरंजय गुहा ठाकुरता साहब मौजूद हैं, मेरे साथ डॉक्टर पीके अग्रवाल मौजूद हैं, जिन्होंने एक किताब लिखी है, पूर्व आईएएस अफसर हैं, ब्यूरोक्रेसी टू ब्यूरोक्रेसी। पुरंजय को आप सब जानते हैं। मेरे साथ बीके चतुर्वेदी साहब मौजूद हैं, जो कि पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी है, मेंबर रह चुके हैं प्लानिंग कमीशन के, और मेरे साथ सत्यपाल जैन साहब मौजूद है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और साथ में एक वरिष्ठ वकील भी। पुरंजय, अब ये कहने का लाइन मुझे बहुत पसंद आया कि साहब रेड टेप नहीं, रेड कारपेट। ये क्या कहना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी? कि क्योंकि ये तो बहुत साफ है कि जब मनमोहन सिंह ने अपने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी में एक दयनीय प्रधानमंत्री की तरह कहा, जो मुझे लिए बड़ा शौक था कि उनका अफसर फाइल पे साइन नहीं कर रहा है सीबीआई सीबीएसई के डर से, तो वो एक तरह से अपने पार्टी के आगे हाथ जोड़ रहे थे कि देखिए मेरा अफसर काम नहीं कर रहा है, जबकि वो प्रधानमंत्री है। अब ये हाथ नहीं जोड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 9 से 5:30 दफ्तर में रहिए, आप इधर उधर टहलिए मत। ये नहीं कि आप शास्त्री भवन के नीचे ताश खेलते हुए नजर आए। एक मिनट अभी आ गया। अगर सरकारी ऑफिसर 9 बजे दफ्तर आते हैं, 5:30 तक रहते हैं, इसमें लाल डोरा, लाल फिता, रेड टेप का साथ शायद कोई संपर्क नहीं है। पहला बात। हाँ। दूसरी बात, देखिए हमारे जो राजनीतिक, अर्थनैतिक, अर्थव्यवस्था है, इसमें जो राजनेता है, जो चुन के आते हैं, जो मंत्री बन जाते हैं, इनका जो भी राय है ये अफसर को मानना पड़ता है। मगर अगर गैर कानूनी कुछ कहते हैं तो अफसर कह सकते हैं कि आप लिखित रूप में दीजिए कि ये काम आप चाहते हैं। गैर कानूनी काम और कुछ। मगर नीति के बाद जब आता है, जब पॉलिसीज के बात आता है, हमारे देश में पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, जो राजनेता है, ये ब्यूरोक्रेसी से ऊपर है, ये सब जानते हैं। बहुत सारे हमारे अफसर है वो राजनीति में चले जाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं ऐसा राजनेता है जो अफसर का तरह उनका सोच है, वो अलग बात है। देखिए मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सब लोग कहते थे कि उसका कुछ नजदीक कुछ अफसर थे जिसके ऊपर वो बहुत विश्वास करते हैं और सारा प्रशासन उनके ऊपर चलते हैं और एक तरह से पूरा नियंत्रण करते थे मुख्यमंत्री। अब हमें लग रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन के भी उसी स्टाइल में सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके साथ राजनेता नहीं है, जेटली जी है, राजनाथ सिंह है, ऐसे भी बहुत सारे मंत्री हैं। मगर जो खबर हमारे पास आते हैं कि एक तरह से इंदिरा गांधी के तरह नरेंद्र मोदी पूरा जो ब्यूरोक्रेसी है उनका अपने कंट्रोल में, एकदम नियंत्रण में रखने चाहते हैं और वो समझते हैं कि ऊपर से जब आदेश आएगा तो ये
हमारे जितने सिविल सर्वेंट्स हैं, जितने जी उसको लागू करेंगे। तो उनका कहना है कि अगर विदेशी निवेशक आ रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं कि हम आइए, हमारा ब्यूरोक्रेसी आपको नहीं रोकेंगे। इसका अलग अलग नाम था, अलग अलग समय में अलग अलग नाम था। इसको सिंगल विंडो क्लियरेंस कहते थे एक समय। तो मेरा कहना है, बहुत लोग समझते हैं कि हमारा ब्यूरोक्रेसी जो है वो कभी कभी हमारा राजनेता जो है, उनका जो नीति है, उनका जो सोच है, इसके ऊपर एक तरह से रोक दे देते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि ये नहीं होंगे। आइए, मेक इन इंडिया, आइए निवेश कीजिए, यहां पे आप कारखाना बनाइए, ये सब करिए। हमारे सरकारी जो अफसर है, आपको अफसरशाही रास्ते आसान करेगी, मुश्किल नहीं, ये कहना है। यही उनका कहना है, यही उनका मैसेज है। क्या मैसेज है? परंजा का कहना है कि उनका मैसेज है कि ब्यूरोक्रेसी आपके लिए रुकावट नहीं बनेगी। धारणा बहुत वर्षों से ये रही, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि साहब ये नेता जो है ये तो देश चलाते हैं, लेकिन नेता के पीछे ब्यूरोक्रेट देश चलाता है, और नीतियां और नीतियों के कार्यान्वयन, उसको लागू करने को ब्यूरोक्रेट बर्बाद करता है। नहीं, वास्तव में ब्यूरोक्रेट्स का नीतियों से कोई विरोध नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो नीतियां बनती हैं वो संवैधानिक होती हैं, जिनको चुनाव के समय डिक्लेयर्ड होता है, पब्लिक सपोर्ट होता है। लेकिन नीतियों के पीछे कुछ जो इलीगल बातें होती हैं, स्वार्थी कुछ बातें होती हैं, तब ब्यूरोक्रेट्स देखते हैं कि किसी कानून का उल्लंघन हुआ है, वहाँ पर वो साइन नहीं करना चाहते। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपकी जो नीति है उसके कोई ब्यूरोक्रेट विरोध करता है, वो तो उसके लिए उसका धर्म है। बहुत बड़ी बात कह रहे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के एक एड्रेस में ये बात कही कि मेरा ब्यूरोक्रेट फाइल नहीं साइन करेगा क्योंकि उसको सीवीसी सीबीआई का डर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिखित बयान था उस समय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का। अगर ऐसी बात है तो वो फाइल तो मिनिस्टर के पास जाती है, मिनिस्टर उस फाइल को साइन करे, उसमें देरी नहीं होना चाहिए। और जो ब्यूरोक्रेट साइन नहीं करता उसके विरोध में कार्रवाई करे। अल्टीमेट उस फाइल को डिस्पोजल तो मिनिस्टर के लेवल पे होती है, हाथ जोड़ने की कोई बात ही नहीं है। वो तो सुप्रीम है, मिनिस्टर, पब्लिक का मैंडेट है। तो उसको क्या है, वो फाइल ब्यूरोक्रेट से, ब्यूरोक्रेट क्या करते हैं, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नीचे वाला अगर कोई डिसेंटिंग ओपिनियन है, नहीं साइन करता है, तो वो उसको अपने पास फाइल बुलाता है, उसको साइन करता है। तो जब मोदी जी ऐसा कहते हैं तो उनके मिनिस्टरों को, मोदी जी को स्वयं इतनी इच्छा शक्ति होना चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति, कि वो खुद निर्णय ले सकें। और निर्णय बोलने से नहीं होता है, निर्णय फाइल में लें और बोलें कि इस पर्टिकुलर नौकरशाह ने हमारी नीति का विरोध किया जो संवैधानिक थी, उसने अपने आचरण का उल्लंघन किया है। मैं आपसे कह सकता हूं इसके बाद कोई भी दूसरा ब्यूरोक्रेट इस चीज को ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा। मैं उसके बाद रेणुका चौधरी और जैन, सत्यपाल जैन साहब के पास आऊंगा। बीके चतुर्वेदी, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी, हमारे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी जी, क्या प्रॉब्लम है? क्यों किसी नरेंद्र मोदी या किसी प्राइम मिनिस्टर को यह कहना पड़े कि आप हिंदुस्तान आइए, अब यहां पर रेड टेप नहीं होगा, रेड कारपेट होगी? यानी कि नरेंद्र मोदी ये एहसास करवा रहे हैं, ये इंप्लाई कर रहे हैं कि अब तक रेड टेप था, अब उनका राज है तो रेड कारपेट होगी। देखिए, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, भावनाएं तो बहुत अच्छी हैं, और होनी चाहिए, रेड कारपेट होना चाहिए, लेकिन ये चीज हम लोग भूल जाते हैं कि जो प्रिंसिपल्स हैं इसके क्लियरेंसेस के, उसमें एक वर्ल्ड बैंक स्टडी की है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें भारत 130-140 के बीच में है। उसका कारण यह है कि हमारे पास जो हमारे रूल्स हैं, क्लियरेंसेस हैं, वो काफी सारे राज्य सरकारों में हैं। तो हमें तो इसलिए ये कहने के पहले कि ये रेड कारपेट होगा या रेड टेप होगा, सर मैं नहीं कह रहा हूं, तो राज्य सरकारों ये मौजूदा प्रधानमंत्री एक मिनट पहले नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं समझ रहा हूं नहीं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसलिए वो कहने के पहले मेरा कहना यह है कि हम लोगों को भारत सरकार को राज्य सरकारों से भी उसके बारे में बात करनी चाहिए, और उसमें सिस्टमिक रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। जब तक कि वो रिफॉर्म्स आप नहीं लाएंगे, जब तक कि आप ये मेयर वर्ड्स रह जाएंगे। दूसरी चीज जो बहुत आवश्यक है वो लैंड एक्विजिशन बिल के बारे में है। वो उसमें अभी जैसा का था वैसा का वैसा ही है। अगर ये बिल रहता है तो लैंड की अवेलेबिलिटी
जो भी विदेशी निवेशक आएंगे उसको नहीं हो पाएगी और उसमें कठिनाई होगी। जो भारत सरकार चीज कर सकती है वो ये कर सकती है कि अधिकारियों को कहें कि आप डिसीजन लीजिए और जो बोनाफाइड डिसीजंस होंगे वो हम सपोर्ट करेंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम लोग जैसा कि अभी एक वक्ता कह रहे थे, हमारे मंत्री भी उसको सपोर्ट करेंगे और साइन करेंगे। ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है कि जो बोनाफाइड डिसीजंस हैं, अभी आपने हाल में देखे 1-2 डिसीजंस जो 12 साल पहले 10 साल पहले जो डिसीजंस हैं, अभी हाल में जो डिसीजंस होते हैं, तो अगर ऑफिसर्स को जब तक ये निर्णय नहीं होगा कि सारे बोनाफाइड डिसीजंस को हम लोग सपोर्ट करेंगे, जब तक वो निर्भीकता से ना तो अपनी नोटिंग्स करेंगे ना क्लियरेंसेस कर पाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज ये कि तीसरी चीज ये इसलिए कि आवश्यक है, तो लैंड एक्विजिशन बिल, ये निर्भीकता से निर्णय लेने की आवश्यकता और राज्य सरकारों को सबसे महत्वपूर्ण अपने साथ लेना जिससे कि वो क्लियरेंसेस करें। जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो रियल माने में हम लोग अपना रेड टेप से रेड कारपेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैन साहब, उसके बाद मैं पूरा समय दूंगा रेणुका चौधरी को। जैन साहब ये बताइए कि क्या बताना चाह रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि अब तक जो सरकारें चल रही थी वो रेड टेपिज्म के तहत चल रही थी, इसमें तो बहुत सारी बीजेपी की भी राज्य की सरकारें थी, और अब वो रेड कारपेट कर देंगे। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है, उन दोनों विषयों की जनता में कंसेप्ट और जनता में कल्पना बिल्कुल स्पष्ट है। जब हम रेड टेपिज्म की बात करते हैं तो अफसरशाही किसी भी अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट को, किसी भी आदमी छोटा हो बड़ा हो, उसके किसी भी विषयों को जब टेक्निकलिटीज में उलझाती है, आपके सिग्नेचर सही नहीं है, आपने यहां पर ये क्यों लिखा है, इसका एफिडेविट लेकर आइए, उस डिपार्टमेंट में जाइए, इस डिपार्टमेंट में जाइए, यानी हर निर्णय को किसी ना किसी बहाने टरकाना और जो प्रार्थी है उसको परेशान करना बिना वजह, इसको आम साधारण भाषा में हम रेड टेपिज्म बोलते हैं। और किसी आदमी को जो वो काम करवाने आया है उसका स्वागत करना, उसको एनकरेज करना, उसका हौसला बढ़ाना, वो सीधा रेड कारपेट है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे ये करके दिखाया है। आज क्या हो रहा है कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या फॉरेन इन्वेस्टर या कोई भी नया प्रोजेक्ट लेकर कहीं भी जाता है तो एक दफ्तर में एप्लीकेशन देकर आए, दूसरे में वेरिफिकेशन होगी, तीसरे में चेकिंग होगी, चौथे में यहां से नो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट। वो बेचारा 2 महीने धक्के खा खा के उसको लगता है कि यार कौन इस चक्कर में फंसेगा, लौट के चले जाओ, जहां है वहीं ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, जो गुजरात का भी जो मेरे मित्र जिक्र कर रहे थे, उन्होंने वहां पर यह सारी प्रक्रिया को बहुत सरल किया। कोई भी नई चीज आती थी, कोई भी नया इन्वेस्टर आता था तो स्वयं मुख्यमंत्री सभी ऑफिसर्स को साथ लेकर बैठे थे, एक ही बार उससे चर्चा होती थी, और अगर सरकार उस प्रोजेक्ट को आगे चलने की अनुमति देना चाहती थी तो किसी एक ऑफिसर की ड्यूटी लग जाती थी, जिससे वो उद्योगपति या इन्वेस्टर उसके संबंध बनते थे, वो उनके पास जाता था, बाकी सारे काम वही ऑफिसर उनके करवा के देते थे। उनका कहने का मतलब साफ है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में कि ऑफिसर्स फाइल पर साइन करने से घबरा रहे हैं, ऑफिसर्स जो है वो सुन नहीं रहे, वो चीज अब नहीं है। अब ऑफिसर्स का सरकार में विश्वास है, सरकार का ऑफिसर्स में विश्वास है। और प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो ऑफिसर की सीधी मीटिंग ली, जिसका कांग्रेस के लोगों ने बड़ा हो हल्ला मचाने की कोशिश की, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को ऑफिसर्स का विश्वास अर्जित किया। उन्होंने कहा कि आप अगर निष्पक्ष होकर देश के हित में निर्णय करते हो तो ये सरकार आपका उत्साह बढ़ाएगी, उसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेगी। दूसरी बात, ये देश का वो प्रधानमंत्री है जो पार्टी का भी नेता है, सरकार का भी नेता है, जो प्रशासन के अधिकारियों का भी नेतृत्व कर रहा है। दुर्भाग्य से जो पहली सरकारें थी उनमें लोग बोलते थे, मंत्री बोलते थे कि वो प्रधानमंत्री है पर पार्टी का नेता नहीं है, वो कोई शिकायत होती थी वो किसी और के पास जाते थे। आज देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो प्रशासनिक, राजनीतिक और सरकार को पूरा सक्षम नेतृत्व दे रहा है। इसलिए वो कह रहा है कि हिंदुस्तान में आइए, अब आपको टेक्निकल प्रॉब्लम्स की बजाय आपको उत्साह मिलेगा, विकास मिलेगा, जिसका मतलब है रेड कारपेट से आपका स्वागत होगा।